गुड इवनिंग एवरीवन, दिस साइड निशांत। सो बेसिकली हम कॉन्टिन्यूटी को अपनी रखते हुए सेशन लेके आए हैं आपके लिए हिंदू का, जो कि 1 मार्च का है। ठीक है सर, नया महीना है, नई न्यूज़ है और उसी जोश के साथ हमें आगे बढ़ना है। ठीक है, जो भी छात्र यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं, मेरी तरफ से उनके लिए एक ही मैसेज है सर कि बहुत टाइम ऐसा आता है कि जब आप लोग कैरिड अवे हो जाते हैं और अगर उसी टाइम में आप पुल कर गए या आप उस चीज को खींच गए तो अल्टीमेटली आपकी जीत निश्चित है। ठीक है, एक बात कहना चाहूंगा सर, आप देखते हैं जिम बहुत लोग ज्वाइन करते हैं सर, लेकिन जिम में क्या होता है ना सर, जब आपकी बॉडी थक जाती है, पूरी एग्जॉस्ट हो जाती है, उसके बाद जो भी आप वर्कआउट करते हैं अल्टीमेटली बॉडी आपकी उसी से बनती है। ठीक है, तो समझिए, थकना नहीं है, हारना नहीं है और आगे बढ़ते रहना है। ठीक है, तो जो लोग मुझे नहीं जानते हैं, मेरा नाम है निशांत मनाली। ठीक है, और मैं आपके लिए हिंदू का सेशन लेके आया हूँ। ठीक है, चलिए टाइम वेस्ट ना करते हुए सीधे शुरुआत करते हैं हिंदू की। ठीक है, जो भी न्यूज़ इंपॉर्टेंट है मैं उसको हाईलाइट कर दूंगा। ठीक है, देखिए पेपर पढ़ना पूरा अलग बात है, कौन सी न्यूज़ एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है वो अलग बात है। ठीक है, तो इसे ही हम स्मार्ट स्टडी कहते हैं। पहली न्यूज़ बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इसरो ने टोटल 19 सैटेलाइट्स, इसरो ने इसरो ने क्या किया है, एक मिनट दीजिएगा, मैं कलर चेंज कर लूँ सर एक बार। इसरो ने टोटल, एक तरह से कहें तो इसरो ने टोटल जो है 19 सैटेलाइट जो है, इसरो ने टोटल 19 सैटेलाइट जो है लॉन्च की है, जिसमें से 5 इंडियन है। ठीक है, जिसमें से 5 इंडियन है। ठीक है, एक ब्राजील की सैटेलाइट है जिसका नाम अमेजोनिया 1 है और 13 है यूएसए से लॉन्च किया है। ठीक है, तो इन सैटेलाइट के बारे में पूरी डिटेल, सर मेरा मतलब पूरा मतलब पूरी डिटेल्स के लिए मैंने एक बहुत ही स्पेसिफिक और बहुत ही छोटा वीडियो बनाया है, बहुत ही स्पेसिफिक और बहुत ही छोटा वीडियो बनाया है, कंसिडरिंग कि वो आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से कितना इंपॉर्टेंट है। आप अगर आपको लग रहा है कि मैं ऐसी बातें दे रहा हूं तो ये बिल्कुल गलत है। वो वीडियो मैं ऑलरेडी बना चुका हूं, कुछ इंटरनेट इशू था तो वो अपलोड नहीं हो पाया है। इस जस्ट हिंदू के पहले, हिंदू जैसी वीडियो मेरा अपलोड होता है उससे पहले मैं उसको अपलोड कर दूंगा। आप वो वीडियो दिखेगा, अराउंड 16 to 17 मिनट्स का वो वीडियो है। एंड बेसिकली अगर वो वीडियो आप देखेंगे तो आप साइंस को समझने का एक अलग ही नजरिया आपका आ जाएगा। ठीक है, तो मैं फिर कह रहा हूं, ये न्यूज बहुत इंपॉर्टेंट है, कोई भी ये न्यूज छोड़ता है, ये न्यूज एग्जाम में आ सकती है। मैं फिर आपसे कह रहा हूं, इस न्यूज से पीटी क्वेश्चन एग्जाम में बन सकता है, सिंस ये इसरो का पहला मिशन है 2021 में नंबर्स में। ठीक है, तो ये न्यूज आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके लिए एक स्पेशल सेशन जो है इस क्लास से पहले ही मैं ले आऊंगा। तो जो भी लोग मेरी ये क्लास देखते हैं, इसी से पहले जो है मेरा एक सेशन आएगा 15 या 16 मिनट का, इसी इसरो की न्यूज पे, वो आप देख लीजिएगा। ठीक है, उसके अलावा मैं सारी न्यूज तो कवर करने वाला ही हूँ। ठीक है, एक है म्यांमार का इशू। ठीक है, दूसरा इशू हमारा क्या है, म्यांमार का है। ठीक है, ऑन अ वेरी ब्रॉड बेसिस मैं कुछ चीजें आपको म्यांमार के इशू के बारे में बता देता हूँ। ठीक है, एक मिनट दीजिएगा, नहीं नहीं, गलत हो गया, गलत हो गया, एक मिनट दीजिएगा। लोग बोलते हैं जल्दी का काम शैतान का होता है, लेकिन जो यूपीएससी की तैयारी कर रहा होता है उसके काम में तो हमेशा जल्दी लगी रहती है। ठीक है, चलिए, डिपेंड करता है आप किस वे से काम कर रहे हैं। तो समझिए, 2010 से पहले बताता हूं मैं। ठीक है, 2010 से पहले यहाँ पर था मिलिट्री रूल। मैं किसकी बात कर रहा हूँ, मैं बात कर रहा हूँ म्यांमार की। यहाँ पर था मिलिट्री रूल और सू की जो थी वो डिटेन थी। 2010 में क्या हुआ, सू की को रिलीज किया हाउस अरेस्ट से, और क्या हुआ, मिलिट्री रूल लगभग खत्म होने की कगार में आ गया। ठीक है, या खत्म हो गया मान सकते हैं। 2015 में यहां पर इलेक्शन हुए। 2015 में म्यांमार में इलेक्शन हुए और इलेक्शन में क्या हुआ, सू की जो पार्टी थी वो मेजोरिटी में आई, वो जीत गई और एक तरह से डेमोक्रेसी यहां प्रिवेल कर गई। एक तरह से क्या हुआ, यहां डेमोक्रेसी प्रिवेल कर गई। इन्होंने 5 साल राज किया, यानी कि पार्टी ने 5 साल वहां डेमोक्रेटिक वे से रूल किया। हाँ भले ही कुछ आरोप तो लगते हैं सर, आरोप तो हर गवर्नमेंट में लगते हैं, चाहे वो इंडिया में हो चाहे वो फॉरेन में हो, लेकिन हाँ डेमोक्रेसी वहां एक थी, अराजकता का माहौल नहीं था। फिर 2020 की बात करते हैं। 2020 में फिर इलेक्शन हुआ और अगेन जो सबको यकीन था, सू की पार्टी जो है फिर जीत गई, वॉन। लेकिन 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 अब समझिए, ट्विस्ट यहां पर बाकी था।
इनकी जीत में दो रिस्पॉन्स थे। एक थी आवाम या वहां के पीपल वर हैप्पी, पीपल खुश थे, ठीक है। लेकिन जो आर्मी थी, आर्मी किसको सपोर्ट कर रही थी? जो वहां की मिलिट्री थी वो सपोर्ट कर रही थी उनकी अपोजिशन पार्टी को। किसको? अपोजिशन पार्टी को। और मिलिट्री का कहना था कि जो सू की है उन्होंने इलेक्शन में धांधली की है या इलेक्शन में चीटिंग हुई है। इनका कहना था कि इलेक्शन में धांधली हुई है या इलेक्शन में चीटिंग हुई है। इनका यह कहना था सूकी की पार्टी के ऊपर इल्जाम था। और यह कहा था कि इन्होंने लगभग 80 लाख से लेकर 90 लाख लोगों को वोट देने ही नहीं जाने दिया। और ये कह के आर्मी ने क्या किया, 2020 में ही तख्ता पलट कर दिया और मिलिट्री कूप हो गया। आर्मी ने पावर अपने हाथ में ले ली। जो आर्मी का जनरल था वो वहां पर उसने पावर सारी अपने हाथ में ले ली। मिलिट्री कूप हो गया और सू की को क्या किया? हाउस अरेस्ट किया, ठीक है। फिर उसके बाद सू की पे सर कुछ आरोप लगे। वो आरोप मुझे एग्जैक्टली तो याद नहीं है। एक था कि इनके घर में वॉकी टॉकी मिली, एक था कि इनके घर में वॉकी टॉकी मिली जो कि म्यांमार के रूल के खिलाफ है, और भी इसमें इनके ऊपर एक आध आरोप लगे थे, ठीक है, जो कि आपके लिए इंपॉर्टेंट नहीं है। हमारे लिए इंपॉर्टेंट क्या है? ये मुद्दा ह्यूमन राइट्स वॉल्यूशन एचआरवी के ऊपर है। जब सू की को मिलिट्री कूप में जो है मतलब मिलिट्री कूप होने के बाद जब सू की को हाउस डिटेन किया गया तो आवाम जो है सड़कों पे आ गई, वहां रैलीज होने लगी, प्रोटेस्ट होने लगे। शुरू में प्रोटेस्ट जो थे पीसफुल थे, मिलिट्री भी इनका जो है एक तरह से इनको अच्छे उससे देख रही थी। लेकिन फिर क्या हुआ? लेकिन फिर ये हुआ कि मिलिट्री जब ये प्रोटेस्ट ज्यादा मात्रा में होने लगे तो मिलिट्री ने भी जो है इन प्रोटेस्ट को दबाने का चाहा, और बीच बीच में कुछ एक आध डेथ्स जो है होती रही जो उतनी हाईलाइट नहीं हुई। लेकिन अल्टीमेटली क्या हुआ? अभी देखिए एटलीस्ट 18 डेड ऑन ब्लडियस्ट डे ऑफ म्यांमार प्रोटेस्ट। अब धीरे धीरे डेथ का नंबर जो है बढ़ता जा रहा है और आर्मी जो है ह्यूमन राइट्स वॉल्यूशन जो है करती है। और हमेशा से कुछ एक्सपर्ट्स कहते हैं या एम्बेसडर कह लीजिए या ह्यूमन राइट्स के रिप्रेजेंटेटिव है उस साइड में म्यांमार में, वो हमेशा से कह रहे हैं कि जो वेस्टर्न नेशंस है उन्हें आगे बढ़ के सामने आना चाहिए और म्यांमार में उनको सैंक्शंस लगाने होंगे। अगर वो लोग म्यांमार में सैंक्शंस नहीं लगाएंगे तो म्यांमार ह्यूमन राइट्स का वॉल्यूशन करता रहेगा। तो अब ये डिपेंड करता है कि जो वेस्टर्न कंट्रीज हैं वो कैसे इस डेवलपमेंट को आगे देखता है। क्या वो म्यांमार पे एक स्ट्रॉन्ग सैंक्शंस लगाएंगे जिससे कि म्यांमार में दोबारा से एक डेमोक्रेसी का माहौल प्रिवेल हो पाए, ठीक है। तो देखते हैं सर अल्टीमेटली होता क्या है। वी जस्ट वेट एंड वॉच कि डेवलपमेंट कैसे होता है। फॉर द मीनवाइल जो न्यूज थी आई गेस आपको क्लियर हो गई होगी, ठीक है। बाकी जैसा भी आगे होता है हम आगे बताएंगे, ठीक है। चलिए आप मुझे 1 मिनट दीजिएगा जी। तो आई गेस ये न्यूज आपकी क्लियर हो गई होगी कि म्यांमार में डेवलपमेंट अभी तक कैसे कैसे कहां से हुआ है, ठीक है। चलिए एक छोटी सी न्यूज हमारे पास ये भी है कि वैक्सीनेशन फॉर एजेड अबव 60 एंड अबव फ्रॉम टुडे। मतलब कुछ नहीं है सर, मैं इसके ऊपर एक सेशन भी लेके आया हूं। जो लोग मुझे फॉलो करते हैं वो समझते हैं कि मैं इसके ऊपर सेशन भी लेके आया हूं। कुछ नहीं है, फेज 2 है वैक्सीनेशन का, ठीक है। फेज 2 है वैक्सीनेशन का, वो शुरू हो गया है। फेज 2 जो है वैक्सीनेशन का वो शुरू हो गया है। और इसमें कौन लोगों को वैक्सीन लगेगी? जो 60 साल से ऊपर है और जो 45 से 59 साल के बीच में है, जिनको क्या है, कोमॉर्बिडिटीज, ठीक है, मतलब जिनको अन्य बीमारियां भी हैं तो उनको जो है फेज 2 में इन लोगों को जो है इंजेक्शन लगेगा। इसमें आई कैचिंग बात यह है कि प्राइवेट हॉस्पिटल्स भी इसमें हिस्सा लेंगे। ये इंजेक्शन जो है प्राइवेट हॉस्पिटल में भी लगने वाला है, या प्राइवेट हॉस्पिटल्स में भी ये इंजेक्शन आपको लगेगा। उसकी कॉस्ट होगी 250 रुपीज और अपने आप को आप रजिस्टर करवा सकते हैं कहाँ? कोविन प्लेटफॉर्म में या आरोग्य सेतु में, ठीक है। जो लोग 45 से 59 ईयर्स के बीच में है उनके लिए कुछ 20 जो है बीमारियां स्पेसिफाई की गई हैं, तो उनको अपने नियरेस्ट लीगल कोई प्रैक्टिशनर है मेडिकल का उससे उसमें साइन करवाना पड़ेगा। या तो वो उसको अपलोड कर सकते हैं कोविन में या आरोग्य सेतु में, या वाइड गोइंग फॉर दी वैक्सीनेशन वो उसको अपने साथ में ले जा सकते हैं, ठीक है। और ये जो लोग हैं जो सेकंड फेज का वैक्सीनेशन शुरू होने वाला है, इसमें क्या है, या ये लोग जो है जाने से पहले रजिस्टर करवा लें इन एप्स में, इस कोविन प्लेटफॉर्म में या आरोग्य सेतु ऐप में। इससे क्या होगा
कि इनको कहाँ जाना है, उसके बारे में इनके पास इंफॉर्मेशन आ जाएगी। अगर ये रजिस्टर नहीं करवाते हैं तो ये डायरेक्टली अपने नियर बाय किसी भी प्राइवेट हॉस्पिटल में जहां पर ये वैक्सीनेशन चल रहा हो वहां जाके विजिट कर सकते हैं, तो इनका ऑन स्पॉट जो है वैक्सीनेशन या रजिस्ट्रेशन वो हो जाएगा। ठीक है, तो प्राइवेट हॉस्पिटल्स भी पहली बार वैक्सीनेशन ड्राइव में पार्ट ले रहे हैं और ये बहुत ही अच्छी बात है, सिंस अभी हमारी कंट्री जो करंट गवर्नमेंट हमारी कंट्री में है वो स्ट्रिक्टली बिलीव करती है कि पीपीपी मॉडल जो है वो देश को आगे ले जा सकता है। इसके ऊपर अगर और डिटेल आपको चाहिए तो कल ही इवनिंग का मेरा एक वीडियो है, वो आप देखिएगा। वो देखेंगे तो आपका पूरा ये फेज 2 वैक्सीनेशन कैसे होने वाला है, अभी तक कितनों को वैक्सीनेशन लग गया है, ये पूरा का पूरा आपका क्लियर हो चुका होगा। ठीक है, ये मैं कहूंगा न्यूज नहीं है, ये सिर्फ एक छोटी सी चीज है। म्यांमार में क्या होता है ना, एन इच टू रिवाइव प्रिकली केजेस फॉर लॉ ब्रेकर्स। मतलब इन शॉर्ट अगर मैं बताऊं आपको, ये देखिए, देख रहे हैं आप, इसमें क्या है, कांटे लगे हैं। ठीक है, ये एक केज टाइप का है, इसमें क्या है, इसमें कांटे लगे हैं। और अगर कोई वहां लॉ ब्रेक करता है, कोई वहां लॉ ब्रेक करता है या कुछ भी गलत काम करता है तो उसको जो है इस केज में डाल देते हैं कुछ घंटे के लिए या एक दिन के लिए। और इस केज में जो है अपने आप में बहुत कंजस्टेड होता है और ये कांटे जो है चुभते हैं जिससे खुजली होती है, तो एक फॉर्म ऑफ पनिशमेंट हो गया। और इसको नागालैंड में अलग अलग लोग जो है अलग अलग नाम से पुकारते हैं, एक बार आप ये आर्टिकल देख लीजिएगा। ठीक है, चलिए, तो हमारा हिंदू का पहला पेज जो है वो समाप्त हो गया है। ठीक है, अब हम हिंदू के दूसरे पेज में आते हैं। मुझे आप एक मिनट दीजिएगा, मैं खोल लेता हूं कौन सा पेज है। एक मिनट दीजिएगा। थोड़ा समय दीजिएगा सर। अभी सोचता हूँ कि मैं आर्टिकल ही पढ़ाऊं सर, लेकिन समझिए इतना समय मुझे मिल नहीं पाता क्योंकि मैं ऑलरेडी वर्किंग हूँ और इतना समय निकालना मेरे लिए इट्स नॉट इम्पॉसिबल। लेकिन मैं आपसे यही गुजारिश करूंगा कि आप आर्टिकल भी पढ़िए, क्योंकि विदाउट आर्टिकल पेपर जो है पूरा का पूरा अधूरा है। ठीक है, क्योंकि जो करंट अफेयर है वो आर्टिकल में आपको कहीं ना कहीं कवर मिल जाएगा। कोई भी ऐसी स्टोरी है जो आपको समझ में नहीं आ पा रही है वो आपको जो है आर्टिकल में मिल जाएगा। ठीक है, एक ये न्यूज है सर। ठीक है, एक न्यूज हमारी ये है, पीएम मोदी साहब कह रहे हैं यहाँ पर, एक मिनट दीजिएगा। मोदी साहब कह रहे हैं कि वाटर कंजर्वेशन ड्राइव जो है हमें शुरू करनी पड़ेगी। ठीक है, इसको बड़ा कर लेते हैं जरा एक बार कि आपको दिख पाए कि एग्जैक्टली लिखा क्या है। ठीक है, देखिए क्या लिखा है। पीएम मोदी साहब कह रहे हैं संडे को दैट देयर इज अ नीड टू स्टार्ट कंजर्विंग वाटर राइट अवे एंड दैट द जल शक्ति मिनिस्ट्री वुड बी लॉन्चिंग, एक प्रोग्राम लॉन्च करने वाले हैं 100 डे का, जिसे वो कहेंगे कैच द रेन कैंपेन, जो कि जल्दी आने वाला है। ठीक है, तो ये कह रहे हैं कि वाटर को कंजर्व करना हमें अभी से शुरू करना चाहिए और मिनिस्ट्री ऑफ जल शक्ति जो है या जल शक्ति मिनिस्ट्री जो है वो एक 100 डे का प्रोग्राम शुरू करेगी जिसे वो कहेगी कैच द रेन प्रोग्राम। ठीक है, कैच द रेन प्रोग्राम, और वो जो है आपका 100 डे का प्रोग्राम होगा। ठीक है, ठीक है, ये मोदी जी कब की बात कर रहे हैं, ये मन की बात जब ये करते हैं ना, ये मन की, इनका एक रेडियो चैनल आता है मन की बात। ठीक है, ऑल इंडिया रेडियो में इनका एक कार्यक्रम आता है मन की बात, ये जब करते हैं तो वहां पर ये बात कर रहे थे इस बारे में। ठीक है, इन्होंने कहा कि इन मोस्ट पार्ट ऑफ इंडिया रेनफॉल कब होती है, मई जून में। ठीक है, और अभी जो है वाटर की स्कार्सिटी होती है हमारे पास, क्योंकि उसके अलावा रेनफॉल जो है कम होती है। तो कैन वी राइट अवे स्टार्ट अ 100 डे कैंपेन फॉर द सेक ऑफ क्लीनिंग अप द वाटर सोर्सेज अराउंड अस एंड कंजर्विंग रेन वाटर। ठीक है, तो ये वही कह रहे हैं कि हमें एक कैंपेन शुरू करना चाहिए। ठीक है, और ये संडे को बात कर रहे हैं क्योंकि संडे को क्या था, इट वाज अ नेशनल साइंस डे। संडे को ये नेशनल साइंस डे था, तो ये संडे की बात कर रहे थे। ठीक है, और इसके बाद इन्होंने हमारे यूथ जो हमारे यंगस्टर्स हैं, इन्होंने उनसे कहा कि सिर्फ फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी या लैब्स यही साइंस नहीं है, इसके अलावा साइंस और भी बहुत कुछ है। जो पावर है साइंस की वो बहुत कंट्रीब्यूट करती है किसमें, आत्मनिर्भर भारत कैंपेन में। इन्होंने एक नारा दिया, लैब टू लैंड, वी हैव टू मूव साइंस फॉरवर्ड विद द मंत्रा ऑफ लैब टू लैंड। मतलब लैब में जो प्रयोग हो रहे हैं उसको हमें वाकई में जमीन तक लाना है, इन्होंने मंत्रा दिया है और ये बहुत ही अच्छी बात है। फिर आप जानते हैं कि जो ऑल इंडिया रेडियो होता है इसमें ये अलग अलग एग्जाम्पल देते हैं। ठीक है, इन्होंने एग्जाम्पल दिया है
सेल्फ लैंड का, जैसे कि इन्होंने कहा है कि मिसाइल्स, एयरक्राफ्ट, टैंक, मेट्रो, यही नहीं होता है एक देश को आगे बढ़ाने के लिए। इसके अलावा हमें जो है सेल्फ लाइन बनना पड़ेगा। और इन्होंने एग्जांपल दिया है एक यूपी के फार्मर का, जिन्होंने चिया शीड्स जो है वो उगानी शुरू की है। ये चिया शीड्स जो है, चिया ही कहते हैं, क्या कहते हैं, आई एम नॉट टू श्योर कि प्रोनाउंसिएशन क्या है, लेकिन जो मैं तो चिया कहूंगा यहाँ पर। जो चिया चिया शीड्स है, इनका हेल्थ अवेयरनेस को जो लोग इंपॉर्टेंट देते हैं, उन उस देशों में इनकी डिमांड बहुत है, और आजकल इसकी डिमांड जो है बहुत हो रही है। इंडिया जो है इसका बेसिकली पूरा सोर्स जो है बाहर से मंगाती है, लेकिन इसका कल्टीवेशन अभी इंडिया में शुरू हुआ है, जिससे क्या होगा, सेल्फ रिलायंट या आत्मनिर्भर भारत को बढ़ावा मिलेगा। ठीक है, अब ये चिया शीट्स होती क्या है, पहले ये देख लेते हैं। मैं इनकी फोटो लेके आया था आपके, इसका बेनिफिट क्या होता है हेल्थ का। ये होती है चिया शीट्स, ये रिच इन न्यूट्रिएंट्स होती हैं, गुड फॉर स्किन एंड एजिंग, गुड फॉर हार्ट, बेस्ट फॉर प्रेग्नेंट वुमेन, लूज वेट एंड बिल्ड मसल्स, loaded with antioxidants, improve digestive health, excellence for diabetes, helps boost body metabolism and top food for dental health। ठीक है, तो इसके फायदे हैं। तो वीडियो पॉज कीजिए, एक बार इसे पढ़ लीजिएगा, कभी पॉइंट आप एग्जाम में लिख सकते हैं। ठीक है, इसके अलावा मोदी जी ने एक और बात की, इनको ये अफसोस है कि ये तमिल नहीं सीख पाए, क्योंकि तमिल सिंस वन ऑफ द लार्जेस्ट, वन ऑफ द ओल्डेस्ट लैंग्वेज ऑफ द वर्ल्ड है। इसका सबसे एंशिएंट लिटरेचर किसका है, तमिल का है। और ये कहते हैं कि तमिल लैंग्वेज सीखने का मुझे समय नहीं मिल पाया, और ये इस बारे में बात कर रहे हैं। ठीक है, तो मेन क्या है, 100 डे कैच द रेन कैंपेन की बात इन्होंने की है। तो मिनिस्ट्री ऑफ जल शक्ति जो है शुरू करेगी, जिससे कि वाटर कंजर्वेशन होगा। नेशनल साइंस डे कब होता है, अभी संडे को था। संडे को कौन सा दिन था आप बताइए, उस दिन क्या होता है, नेशनल साइंस डे होता है। आज 1 मार्च है, 28 मार्च को था संडे, 28 फेब को था संडे, वो था नेशनल साइंस डे। और इन्होंने एक और नारा दिया, लैब टू लैंड, तीसरा कैचिंग पॉइंट। चौथा इन्होंने कहा कि हम ये चिया शीट्स उगा रहे हैं, इसके हेल्थ में फायदे क्या होते हैं। ठीक है, तो कुछ चीजें हैं जो आप इस आर्टिकल से देख सकते हैं, या इस आर्टिकल से आप कुछ चीजें पकड़ सकते हैं। ठीक है, चलिए हम आगे बढ़ते हैं। आगे हमारे पास ये अगले पेज में एक न्यूज है। ठीक है, हमारे पास ये देखिए, मैं फेज 2 की बात कर रहा था, फेज 2 वैक्सीनेशन जो है शुरू हो गया है। ठीक है, उसके लिए एक वीडियो देखिए जो मैंने बनाया है, वो वीडियो आप देखिए, क्योंकि इतना समय मैंने वेस्ट किया है उसको बनाने में, तो वो आपको देखना चाहिए। ठीक है, नीड टू रीसेट इंडिया चाइना ट्रेड टाइज, ये ऐसा कौन कह रहे हैं, हमारे फॉरेन सेक्रेटरी कह रहे हैं, HV श्रृंगला जी। ठीक है, अब देखिए कुछ पैराग्राफ्स हैं, मैं पैराग्राफ वाइज बात करूंगा। ठीक है, इन्होंने पहला कहा है, रिमार्किंग that a normal bilateral trade relationship with China was contingent on peace and tranquility on other fronts। सिंपल है, चाइना हमेशा कहता है कि हमारे पास बॉर्डर में जितना भी विवाद हो, हमारे बीच में ट्रेड उससे हैम्पर नहीं होना चाहिए। लेकिन इंडिया का हमेशा से एक स्टैंड रहा है, इंडिया का स्टैंड क्या रहा है कि अगर हमारे बॉर्डर में पीस एंड ट्रैंक्विलिटी नहीं है, तो हमारे नॉर्मल टाइज या नॉर्मल ट्रेड रिलेशन अच्छे नहीं हो सकते। इंडिया का स्टैंड हमेशा ये रहा है, और यही जो है HV श्रृंगला साहब ने यहाँ पर कहा है। इन्होंने कहा है, इंडिया चाइना का जो ट्रेड है अराउंड 78 बिलियन है, और इस ट्रेड में इंडिया डेफिसिट में है, इंडिया के पक्ष में डेफिसिट में है, इंडिया ट्रेड डेफिसिट में है। ठीक है, चाइना को इससे फायदा है। और इंडिया जो है हमेशा बात कर रहा है आजकल किसकी, क्योंकि समझिए पोस्ट कोविड क्या हुआ ना, जब कोविड आया तो सारी कंट्रीज की जो मेन सप्लाई चेन्स थी वो कहाँ से थी, चाइना से थी। अब चाइना में लगा लॉकडाउन, तो लोगों की सप्लाई चेन जो है रुक गई। एंड देन जापान ने एक कॉन्सेप्ट लेके आया, मोर रेजिलिएंट सप्लाई चेन, मतलब हमें एक कंट्री पे निर्भर नहीं रहना है, हमारे पास डाइवर्सिफाई करना पड़ेगा, हमें सोर्स को अपने जो हम सप्लाई कर रहे हैं या सप्लाई हम ले रहे हैं, उन सोर्स को हमें डाइवर्सिफाई करना पड़ेगा। अगर उससे एक कंट्री में कुछ होता है तो हमारी सप्लाई चेन टूटनी नहीं चाहिए, इसी में इंडिया जो है ध्यान दे रहा है। ये कहाँ बात कर रहे थे, ये बात कर रहे थे, डिस्कशन हो रहा था इंडिया एज ग्लोबल पार्टनर एट द 5th एशिया इकोनॉमिक डायलॉग AED 2021, जिसको कौन होस्ट कर रहा है, मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर और पूरे इंटरनेशनल सेंटर। ठीक है, इसके बाद इन्होंने यूनाइटेड स्टेट्स के बारे में क्या कहा है, इन्होंने कहा है कि हम उनके साथ कॉन्टिन्यूटी रखेंगे। PM मोदी साहब की अच्छे रिलेशनशिप थे किससे, ओबामा से एंड डोनाल्ड ट्रंप से, इन्होंने ये कहा है। लेकिन हम बाइडेन के साथ भी जो है हम कुछ एरियाज में जो है कोलैबोरेट करना चाहेंगे, जैसे बात की है क्लाइमेट चेंज की, टेक्नोलॉजी की, टेररिज्म की। ठीक है, ये बात हुई USA की। इन्होंने चाइना की बात क्या की, वाइल चाइना कंटिन्यूज टू बी वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट ट्रेड पार्टनर्स। ठीक है, लेकिन जो ट्रेड डेफिसिट है वो इंडिया के पक्ष में है, इंडिया डेफिसिट में आ रहा है। और अभी जो रीसेंट डिस्टर्बेंस हुआ है ईस्ट लद्दाख में,
और अभी जो प्रोसेस ऑफ डिसएंगेजमेंट भी हो गई है, उससे हम क्या हो रहा है, या कोविड-19 भी कह सकते हैं, उससे हम अपनी सप्लाई चेन जो है मोर रेजिलियंट बना रहे हैं। रेजिलियंट मतलब या तो हम वही सामान इंडिया में उगाएंगे या किसी और कंट्री से मंगाएंगे, लेकिन अपनी सप्लाई चेन को क्या है, हम डाइवर्सिफाई करेंगे। ठीक है, आप मुझे 1 मिनट दीजिएगा। ठीक है, तो हम सप्लाई चेन को मोर रेजिलियंट बनाएंगे। ठीक है, ये इन्होंने कहा है। इसके अलावा इन्होंने यही, अब जो ये तो चाइना की बात हो गई, इसके अलावा ट्रम्प की बात इन्होंने क्या की थी कि प्राइम मिनिस्टर साहब के ओबामा से और ट्रम्प से अच्छे रिलेशंस थे, लेकिन हम बाइडेन के साथ भी वही रिलेशनशिप जो है बनाना चाह रहे हैं, और हमारे मोदी साहब की कुछ अच्छी कन्वर्सेशंस हुई है उनके साथ में, और यूएसए के जो न्यू एलिमेंट है क्लाइमेट चेंज टेक्नोलॉजी, इसमें जो है हम कोलैबोरेट कर सकते हैं। ठीक है, इन्होंने ये बात की है। इसके अलावा हमने बात की वैक्सीन की, हमने नेबरहुड फर्स्ट पॉलिसी को आगे बढ़ाया, और इंडिया की जो कॉन्टेक्स्ट ऑफ सप्लाइंग वैक्सीन में इंडिया का जो दिल्ली का जो स्टेटस है वो बहुत ऊपर आ गया है, क्योंकि आप समझिए हमने इतनी कंट्रीज को वैक्सीन प्रोवाइड की है, नॉर्मली कुछ ग्रांट में दी है और कुछ वैसे भी दी है। सिंस हम ही इतने बड़े पॉपुलेशन वाले देश हैं, हमारे पास अगर समझिए ऐसी कोई कंट्री होती जिसके पास बहुत सारा पॉपुलेशन है, तो पहले वो सोचती कि पहले मैं अपनी सारी जनता को वैक्सीन सप्लाई कर दूं, देन मैं लोगों को दूंगा। इसके अलावा हम अपनी जनता को भी लगा रहे हैं, हम और डेवलपिंग कंट्रीज को ग्रांट में भी वैक्सीन दे रहे हैं। समझिए, तो ये हमारी नेबरहुड फर्स्ट पॉलिसी है, और इससे न्यू दिल्ली का स्टेचर जो है अमंग पीपल ऑफ दोज कंट्रीज बहुत उड़ गया है, और इससे क्या होगा, उस कंट्री और हमारे कंट्री के बीच में क्या होगा, आप समझिए, उससे क्या होगा, कल्चरल डिप्लोमेसी का फायदा होगा, पीपल टू पीपल जो डिप्लोमेसी होती है उसमें हमें फायदा मिलेगा। ठीक है, तो इस आर्टिकल में कैचिंग पॉइंट क्या है, श्रृंगला साहब ने चाइना इंडिया की बात की है, चाइना इंडिया के रिलेशनशिप कैसे आगे बढ़ेंगे, इंडिया यूएसए की बात की है, कैसे आगे बढ़ेंगे रिलेशनशिप हमारे। इसके अलावा इन्होंने बात की है हमारी वैक्सीन को हमने सप्लाई किया है। ठीक है, हमारा जो सप्लाई चेन है उसको डाइवर्सिफाई करना है, तो कुछ ये पॉइंट है जिसमें आपको ध्यान रखना पड़ेगा। ठीक है, चलिए सर, ये 1 लाइन न्यूज है, ये एक 1 लाइन न्यूज है, इसमें ध्यान दीजिएगा। एक सिंपल सी एक 1 लाइन न्यूज है, सूर्य किरण एंड सारंग टीम्स टू डेजल कोलंबो स्काईज। कोलंबो में क्या है सर, कोलंबो में कुछ नहीं है, एक गाले फेज में कोलंबो में मार्च 3 से 5 में क्या है, एक एरो इंडिया का शो है, एयर शो है, जो कि 70th एनिवर्सरी सेलिब्रेशन है, किसका, श्रीलंकन एयरफोर्स का, SLAF का, जिसमें इंडिया की तरफ से कौन जा रहा है, सूर्य किरण एरोबेटिक टीम जाएगी एक, एंड द सारंग हेलीकॉप्टर डिस्प्ले टीम जाएगी अलॉन्ग विद लाइट कॉम्बैक्ट एयरक्राफ्ट ऑफ द इंडियन एयरफोर्स। ठीक है, तो ये 1 लाइन न्यूज है, आपको पता होना चाहिए कि हमारा टीम कहाँ जा रही है। ठीक है, ये जो मेरे भाई इंटरेस्टेड होते हैं स्टॉक मार्केट में या कहीं भी इंटरेस्टेड है, उनके लिए इंपॉर्टेंट न्यूज है, आप कह सकते हैं, बिजनेस को लेके भी इंपॉर्टेंट न्यूज है। सर, स्पेक्ट्रम होता है, ठीक है, स्पेक्ट्रम को मैं और इजी करूँ ना आपके लिए, समझिए एक बात समझिए मेरी आप, स्पेक्ट्रम क्या होता है, यहाँ पर हो रहा है स्पेक्ट्रम का ऑडिशन। ठीक है, आप समझिए, मैं आपको ऐसा समझाऊंगा स्पेक्ट्रम, कोई टेक्निकल में नहीं जाऊंगा, सिंपल समझाऊंगा आपको स्पेक्ट्रम, और आपको एकदम वो समझ में आ जाएगा। ठीक है, स्पेक्ट्रम क्या होता है, ठीक है, समझिए, एक रोड है, मैं बात करता हूं रोड है, ये है मुंबई मान लेते हैं, ये मान लेते हैं क्या, ये है मान लेते हैं आपका मुंबई, और ये मान लेते हैं दिल्ली। ठीक है, मैं सिर्फ कह रहा हूं ये हाइपोथेटिकल एग्जांपल है, हाइपोथेटिकल, इसका कोई वास्तविक जीवन से कोई मतलब नहीं है। मुंबई से दिल्ली एक रोड है, ये वन साइडेड रोड है, छोटी रोड है, पतली रोड है, और इसमें वन साइड ट्रैफिक है, सब गाड़ियां इधर को जा रही हैं। अब अगर इसमें 5-6 ट्रांसपोर्टर हैं या 5-6 बस कंपनीज हैं ABC, अगर ये सारी बस कंपनीज, इसके पास 50 बसेस हैं, इसके पास 50 बसेस है, इसके पास 50 बसेस है, अगर ये सारी कंपनीज अपनी बसेस को इसी रूट से चलाएंगे तो क्या होगा, यहां लगेगा ट्रैफिक, और ट्रैवलिंग टाइम PT जो है वो बढ़ जाएगा। समझ में आया, 3 बस कंपनीज हैं ABC, सबके पास 50-50 बसेस हैं, और एक ही रूट है मुंबई से दिल्ली का, छोटा रूट है, छोटी रोड है, छोटा रूट है, छोटी रोड है, और वन साइडेड है, इधर कोई जा रही है। अब अगर ये तीनों ट्रक कंपनीज यहां पर एक साथ ऑपरेट करेंगे तो यहां पर क्या होगा, ट्रैफिक बढ़ जाएगा, यहां पर क्या होगा, ट्रैफिक बढ़ जाएगा, ट्रैफिक बढ़ेगा तो उससे क्या होगा, ट्रैवलिंग टाइम बढ़ जाएगा, तो कहीं ना कहीं क्या होगा, कंजेशन हो जाएगा। फिर सरकार क्या करेगी, सरकार इसके साथ में 2 रोडें और बना देगी। ठीक है,
सरकार इसके साथ में 2 रोडें और बना देगी और कहेगी ए आप यहां जाओ, बी आप यहां जाओ, सी यहां आप जाओ। इससे क्या होगा, ट्रैफिक क्या है कम हो जाएगा, ट्रैवलिंग टाइम क्या होगा कम हो जाएगा, और क्या होगा, कंजेशन क्या है वो कम हो जाएगा। समझ में आया इतना आपको? अब इसको हम बात करते हैं उसमें, किसमें, इसकी हम बात करते हैं किसमें साहब, इसकी बात करते हैं हम मोबाइल में। मोबाइल में क्या होता है, मैं यहां पर बैठा हूं, ये मेरे नियरेस्ट कोई टावर है, मान लेते जियो का टावर है, किसी का टावर है, ठीक है, और थोड़ा दूर में या कुछ किलोमीटर दूर में एक टावर और है और उसके बगल में मेरा दोस्त बैठा है। मैंने यहां से कॉल किया तो मेरे पे क्या जाएंगी, रेडियो वेव्स, मेरे कॉल से क्या जाएंगी, रेडियो वेव्स जाएंगी, या इसे हम कहते हैं एयर वेव्स। ये जाएंगी इस टावर में, ये टावर इससे कांटेक्ट करेगा और यहां से जो है आपकी रेडियो वेव्स या एयर वेव्स इस बंदे के मोबाइल तक पहुंचेंगी और हमारी इससे जो है बात हो पाएगी। तो ये क्या है, ये एक फ्रीक्वेंसी है, ये एक फ्रीक्वेंसी है, समझ में? अब अलग अलग फ्रीक्वेंसी होती है, अगर हर एक कंपनी को सेम फ्रीक्वेंसी दे दे तो वहां पर कंजेशन हो जाएगा, कभी कभी कॉल जो है किसी और को मिला रहे हैं कहीं मिल जाएगी। तो कंपनीज क्या करती है ना, ये सरकार क्या करती है, इन फ्रीक्वेंसी का कराती है ऑक्शन। जैसे एग्जांपल दे रहा हूं, 700 मेगाहर्ट्ज की फ्रीक्वेंसी मिल गई एयरटेल को, 900 की मिल गई जियो को, 1200 की मिल गई आपकी वोडाफोन को। तो इनके पास अलग अलग फ्रीक्वेंसी है, मतलब अलग अलग रूट्स है, मतलब अलग अलग रूट्स है। तो इतना ट्रैफिक नहीं है, इतना कंजेशन नहीं है, तो कॉल आराम से एक जगह से दूसरी जगह जो है लैंड कर सकती है। समझ में आया क्या मतलब है इसका? मैंने बहुत ही इजी वे से बताया है, आई गेस आपको समझ में आ जाना चाहिए। अभी क्या हो रहा है, ये ऑक्शन हो रहा है। ऑक्शन का अभी बेसिकली बाहर कुछ नहीं आया है, मैं फिर बोल रहा हूं, ऑक्शन की अभी कुछ बाहर नहीं आया है। इसमें क्या हो रहा है, इसमें एक्सपेक्टेशन है सरकार का, इसमें एक्सपेक्टेशन है सरकार का कि 3.29 लाख करोड़ जो है वो आ जाएगा। इसमें एक्सपेक्टेशन है सरकार का कि 3.92 लाख करोड़ जो है आएगा। इसमें खाली 4G जो है, 4G स्पेक्ट्रम की बिक्री हो रही है, 5G की बिक्री नहीं हो रही है। और टोटल कितना हर्ट्स है, 2251 मेगा हर्ट्स है, ठीक है, जिस एयरवेव से रेडियो वेव्स है, इसमें से 700 मेगा हर्ट्स है, 800 मेगा हर्ट्स, 900 मेगा हर्ट्स, मतलब ये अलग अलग रूट है, समझ लीजिए कि अलग अलग रूट है। 1800 मेगा हर्ट्स, 2100 मेगा हर्ट्स, 2300 मेगा हर्ट्स, 2500 मेगा हर्ट्स, ठीक है, जिसकी टोटल वैल्यू सरकार कितनी आंक रही है, 3.92 लाख करोड़। 5G जो है अभी इसमें नहीं आया है, ठीक है। अभी क्या हुआ ना, इससे पहले वैसे जो ये स्पेक्ट्रम होता है, इसका जो ऑक्शन होता है, ये 20 साल के लिए होता है। 20 साल के लिए अगर आप ऑक्शन में जीतते हैं तो आपके पास स्पेक्ट्रम रहता है। लेकिन कुछ स्पेक्ट्रम जो है अभी एक्सपायर हो रहे हैं, तो ये ऑक्शन किया जा रहा है। इससे पहले 2016 में भी अभी ऑक्शन हुआ था, वहां पर सरकार को उम्मीद थी कि 5.6 लाख करोड़ जो है पैसा आएगा, लेकिन कितना आया, 65,000 करोड़ के आसपास आया, ठीक है, जिसमें से कि 700 मेगाहर्ट्ज किसने नहीं खरीदा, क्योंकि वो बहुत हाई प्राइस था उसका, और 900 मेगाहर्ट्ज भी किसी ने नहीं खरीदा, ठीक है। तो 2016 में भी ऑक्शन हुआ था, सरकार को कम आमदनी हुई, अब सरकार जो है दोबारा से लेके आई है ऑक्शन किसका, स्पेक्ट्रम का। जब ऑक्शन खत्म हो जाएगा इस बारे में पूरी बात करेंगे, ठीक है। बाकी क्या है, 3 मेजर प्लेयर्स हैं जो इसमें बिड करेंगे, भारती एयरटेल, रिलायंस जियो एंड वोडाफोन आइडिया। अब क्या होता है ना सर, एक अर्निएस्ट मनी डिपॉजिट, EMD डिपॉजिट करना पड़ता है, जो कि एयरटेल ने किया है 3000, 10,000 किया आपका किसने, रिलायंस ने, और 475 करोड़ किसने किया है आपका, किसने किया है, ये वोडाफोन ने किया है। ये 3,000 करोड़ है, ये 10,000 करोड़ है, ये 475 करोड़ है। और जो भी आपका EMD होता है ना, जो भी आपने EMD डिपॉजिट किया है बिडिंग से पहले, उसका 5 से 7 टाइम्स आप और जोड़ लो, उतनी आप क्या कर सकते हैं, उतने का आप स्पेक्ट्रम खरीद सकते हैं। तो एयरटेल का कितना स्पेक्ट्रम हो गया, 3,000 इन्होंने सबमिट किया है, और इनका कितना ये खरीद सकते हैं, 15,000 से लेकर 21,000 तक, मतलब 5 to 7 टाइम्स। रिलायंस ने जमा किया है 10,000, तो 5 टाइम्स कितना हो गया, 50,000, 7 टाइम्स कितना हो गया, 70,000, तो ये इतना परचेज कर सकता है। वोडाफोन का कितना हो गया, 2400 और 3300 करोड़, ठीक है, इतना ये है। 5G इसमें नहीं हो रहा है ऑप्शन। अब क्या होता है ना, जो कि सक्सेसफुल बिडर है, गवर्नमेंट ने इसमें कहा है कि आप 25% अमाउंट जो है पे कर सकते हैं, अगर वो 700 हर्ट्ज का है, या 800 मेगा हर्ट्ज क्या है, या 900 मेगा हर्ट्ज क्या है। और अगर वो 1800 या 2300 के आसपास का है, तो उसके लिए आपको 50% पे करना पड़ेगा। उसके अलावा आप 2 साल के पीरियड में 16 इंस्टॉलमेंट में उसे पे कर सकते हैं, ठीक है।
एंड इसके अलावा क्या है, जो सक्सेसफुल बिडर है उसको 3% का क्या देना पड़ेगा, एडजस्टेड ग्रॉस रेवेन्यू एजीआर, जो कि एक्सक्लूडिंग है किससे, वायरलाइन सर्विसेज एज स्पेक्ट्रम यूसेज चार्जेस। ठीक है, समझ में आया। गवर्नमेंट ऑप्शन कर रही है स्पेक्ट्रम का। स्पेक्ट्रम क्या होता है, समझ लीजिए अलग अलग रोड होती है, अगर सब ऑपरेटर्स को एक ही तार प्रोवाइड कर दें या एक ही रूट प्रोवाइड कर दें तो कंजेशन हो जाएगा, हमारी कॉल ड्रॉप होना शुरू हो जाएगा, कॉल मिलाएंगे किसे, किसे लग जाएगा, किसी और को लग जाएगा, तो इससे क्या होगा, कंजेशन बहुत बढ़ जाएगा। लेकिन अभी क्या हो रहा है, अभी स्पेक्ट्रम का हर्ट्ज जो है बात को हम बांट रहे हैं, ऑप्शन कर रहे हैं, और इसके लिए जो है यहाँ पर ये सब हो रहा है। ठीक है, एक बार इसे पढ़िएगा। अब ये आर्टिकल आई गेस आपके लिए बच्चों का खेल हो गया है, इसे पढ़िएगा। ऑक्शन में अल्टीमेटली क्या होता है इसके बारे में हम बात करेंगे, अभी नहीं, बाद में जब ऑक्शन पूरा कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है सर, चलिए इसके अलावा कोई न्यूज हमारे पास है, ये एक है, ये छोटी सी न्यूज है, इतनी इंपॉर्टेंट मुझे नहीं लगी। ये स्विट्जरलैंड की बात कर रहे हैं सर। समझिए, एक बात मैं हमेशा सोचता हूं सर, स्विट्जरलैंड हमारा जम्मू कश्मीर जैसा है, या जम्मू कश्मीर स्विट्जरलैंड जैसा है। वहां पर कभी कोई जमीन को लेकर आपत्ति नहीं हुई। इंडिया में अनस्टेबिलिटी रहती है, चाहे आप पाकिस्तान को लेकर ले लीजिए, क्योंकि पाकिस्तान भी को भी जम्मू एंड कश्मीर चाहिए। ठीक है, तो इन्होंने बताया है स्विट्जरलैंड ने हमेशा से क्या किया है, एक ऐसा रोल अपनाया है जिसमें कि वो बैलेंस है। अगर दो कंट्री की लड़ाई हो रही है तो ना वो इस तरफ गया है ना वो उस पार गया है, वो बीच में खड़ा रहा है। और इससे क्या हो रहा है, 20th सेंचुरी में क्या हुआ है, स्विट्जरलैंड इज अगेन बिकमिंग अ डेस्टिनेशन फॉर डायलॉग्स एंड डिफिकल्ट इश्यूज, जैसे कि डिस्कशन ऑन सीरिया, लीबिया एंड यमन वर हेल्ड इन जनीवा, और लॉट ऑफ ईरान टॉक्स वर हेल्ड इन जनीवा। ठीक है, अब इन्होंने क्या कहा है, द एनवॉइस सेट द फॉरेन पॉलिसी वाज बोर्न आउट ऑफ अ नेसेसिटी टू स्टे अवे फ्रॉम द वॉर्स इन यूरोप। इनको ये हमेशा वॉर से दूर रहे हैं इन द 19th सेंचुरी टिल द मिडल ऑफ द 20th सेंचुरी। द पॉलिसी ही सेड was not just to the advantage of Switzerland as it also served the purpose of the European powers who wanted a neutral avenue। ठीक है, ये हमेशा से वॉर से दूर रहे हैं। ठीक है, कुछ भी होता है तो न्यूट्रलिटी में ये बिलीव करते हैं, दोनों पक्ष का साथ देते हैं और कभी भी वायलेंस में ये इन्वॉल्व नहीं होते हैं। इससे क्या होता है, कोई भी हाई लेवल मीटिंग होती है, टॉक्स होती है, या कोई भी दो पार्टी है जो आपस में मध्यस्थता करने वाली है या उनके बीच में कुछ एग्रीमेंट होने वाला है, तो वो हमेशा एक न्यूट्रल डेस्टिनेशन को चुनते हैं, और वो उनको कहाँ मिलती है, स्विट्जरलैंड में। तो न्यूट्रलिटी एक फॉरेन पॉलिसी का पार्ट है, किसका, स्विट्जरलैंड का। यही कौन बात कर रहा है, रॉल्फ हैकनर बात कर रहे हैं। ठीक है, तो इसके बारे में आप देख लीजिएगा, ये एम्बेसडर है सर। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। और कोई न्यूज हमारे पास है सर, एक न्यूज हमारे पास है, मैं ऑनेस्टली बताऊंगा आपको, मैं ये न्यूज छोड़ दी मैंने, बेसिकली छोड़ना कुछ भी नहीं है। ठीक है, इसको पढ़ाने का मेरा मन नहीं है, मैं आपको सही बता दूं। ठीक है, और ये ऐसा जितनी बड़ी इतना टफ भी नहीं है। ठीक है, आप देखिएगा, अगर ये आपको समझ में आए तो वेल एंड गुड, वरना मैं इसको कल ले लूंगा। ठीक है, ये कुछ नहीं है सर, अगर मैं नॉर्मल से बताऊं तो ये एक स्कीम है जो वर्ल्ड बैंक ने शुरू की थी, जिसमें कि हम अच्छे इंस्टीट्यूशन से टीचर्स को लेके रिमोट एरिया में ले जा रहे थे, उन कॉलेजेस में जहां पर अच्छी फैकल्टी नहीं है। तो ये प्रोग्राम था, अच्छे इंस्टीट्यूशन से अच्छे टीचर को उठा के हम रूरल या रिमोट एरिया में ऐसी जगह पे ले जा रहे थे जहां पर अच्छे टीचर्स नहीं है। तो वो प्रोग्राम अब एंड होने को आ गया है, तो ये एक बार आप पढ़ लीजिएगा। ठीक है, अब कितनी न्यूज हमारे पास रह रही है, मैं चाहता हूं कि आधे घंटे के अंदर हमारा हिंदू खत्म हो जाए, जिससे कि आप और भी कुछ पढ़ सके। ठीक है, एक न्यूज तो मैं क्या कहूंगा, एक आर्टिकल है, आर्टिकल सॉर्ट ऑफ न्यूज है। ठीक है, वो आप एक बार देखिएगा, मैं उसकी समरी आपको दे देता हूं। ठीक है, एक मिनट दीजिएगा। एक मिनट दीजिएगा सर, ये आ गई हमारी न्यूज। ये चाइना पार्लियामेंट क्या कह रही है। ठीक है, ये देखते हैं न्यूज क्या कह रही है। चाइना की पार्लियामेंट क्या कह रही है, आप भी जानते हैं कि अभी डिसएंगेजमेंट हो गया है, और चाइना की पार्लियामेंट क्या कह रही है, यहाँ पर चाइना की पार्लियामेंट कह रही है, एक मिनट दीजिएगा, चाइना की पार्लियामेंट यहाँ कह रही है टू मूल एक्सपेंडेड बॉर्डर ड्रोन यूज। कुछ नहीं कह रहे हैं, ये कह रहे हैं कि हमें जो ड्रोन का यूज है
उसको एक्सटेंड करना पड़ेगा, जिससे कि हम क्या कर सकते हैं, अच्छी मॉनिटरिंग कर सकते हैं। बाकी अगर आपको पढ़ना है पढ़ लीजिए। इसका सिर्फ सारांश यह है कि ड्रोन या हम कह सकते हैं अनमैन्ड एरियल व्हीकल को हम ज्यादा यूज करेंगे या बड़े बड़े यूज करेंगे, जिससे कि सर्विलेंस अच्छा हो पाए और हम बॉर्डर के इलाकों में नजर रख पाए। ये चाइना पार्लियामेंट जो है इस बारे में बात कर रही है। यह समिट प्लान किया है किसका, डिप्लॉयमेंट ऑफ एडवांस्ड बिकर ड्रोन इन दी वेक ऑफ गलवान क्लैश। जो गलवान में हुआ वो दोबारा नहीं होना चाहिए। इसके लिए पीएलए जो है नेशनल पीपल कांग्रेस में एक प्लान उन्होंने सबमिट किया है, डिप्लॉयमेंट ऑफ एडवांस बिगर ड्रोन इन दी वेक ऑफ गलवान क्लैश। ठीक है, चलिए फिर सर अभी के लिए इतना ही। सारी इंपॉर्टेंट न्यूज मैंने कवर कर दी हैं। दो न्यूज कवर नहीं की है मैंने आपकी, एक तो है आपकी कौन सी, फेज 2 वैक्सीनेशन, प्लस दूसरी कौन सी है आपकी, वो इसरो का लॉन्च। वो ये वीडियो के आने से पहले वो इसरो का लॉन्च वाले आपका आ जाएगा। और अगर आपको फेज 2 वाला देखना है तो कल शाम की वीडियो है, 16 मिनट के आसपास है, वो आप देख लीजिएगा। ठीक है, अभी के लिए चलिए बाय, मुझे आज्ञा दीजिए, फिर मिलेंगे। तब तक के लिए स्टे ट्यून्ड, गुड नाइट, स्लीप।